हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रथम प्रश्न पत्र के 2 दिसंबर 2022 के जितने भी पेपर्स फरवरी और मार्च 2023 में हुए थे वो सारे एक साथ कवर कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, मैंने इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो जो भी लोग जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस को ज़रूर देखें दोस्तों। ये वीडियोस यूजीसी नेट एग्ज़ाम के आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं दोस्तों। और जिन लोगों के भी दोस्तों एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या भी नहीं हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। चलिए हम लोग अपनी डीआई स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो भी हम लोग पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं, जितने भी सारा ये सब पेपर पैटर्न रिपीट हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस इस बार भी पूछे जा रहे हैं और कई बार 5 से 6 क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट हो रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रही बात डीआई की या क्वेश्चंस की, तो ज़्यादातर क्वेश्चन सेम पैटर्न पे ही आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप लोग पीवाईक्यूज अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो फर्स्ट पेपर है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित तालिका में कनेक्ट स्कीम के अंतर्गत 7 भिन्न राज्यों में मोबाइल फ़ोनों की संख्या लाख में बताई गई है। वितरण व इनका भारत की जनता के 3 भिन्न श्रेणियों उच्च, मध्य, निम्न आय में प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। कुल वितरित मोबाइल फ़ोनों की संख्या 30 लाख है। तालिका में कुछ मान लुप्त हैं जिनकी आवश्यकता अनुसार गणना करना आपसे अपेक्षित है। तालिका में प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सारणी देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेट या राज्य, उसके बाद वितरित मोबाइल फ़ोनों की संख्या लाख में दी गई है। उसके बाद जनता की निम्न श्रेणियों में मोबाइल फ़ोनों का वितरण। श्रेणियों को 3 भागों में बांटा गया है, उच्च आय, मध्य आय और निम्न आय दोस्तों। और दोस्तों आप लोग ये सारणी देख लेते हैं। एमपी, बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, असम, केरला। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। हमारे इस डीआई से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं रेगुलर, और ऐसे ही दोस्तों ये 5 क्वेश्चन हमारा जो पैसेज या गद्यांश पूछा जाता है पेपर के एंड के जो लास्ट के 5 क्वेश्चन वो पैसेज पे आधारित होते हैं। और वो क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ पैसेज से पूछे जाते हैं और वो बहुत हार्ड या टफ नहीं होते हैं। तो इसीलिए आप लोग पैसेज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, डीआई की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें दोस्तों। ये दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके डन ही डन होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एमपी में मोबाइल फ़ोनों का कुल वितरण असम व पंजाब का मिलाकर हुए वितरण से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सबसे पहले हम लोग सारणी में देख लेते हैं। एमपी में मोबाइल फ़ोनों का कुल वितरण असम व पंजाब का मिलाकर, तो एमपी का कुल वितरण देखेंगे दोस्तों। उसके बाद जो असम और पंजाब का टोटल करेंगे जितना भी होगा। देखिए एमपी का मोबाइल वितरण कितना है, 6.5 लाख, और असम और पंजाब दोनों का ऐड ऑन करेंगे तो 7.7 लाख हो जाएगा दोस्तों, 7.7। तो इसमें प्रतिशत कमी निकालनी है हमको। तो 7.7 में जब हम 6.5 को घटा देंगे तो जो हमारी संख्या बचेगी उसका हमको असम और पंजाब की जो टोटल है उससे प्रतिशत कमी निकालनी है दोस्तों। तो हमारा ये प्रतिशत कमी निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बिहार के निम्न आय के व्यक्तियों में वितरित मोबाइल फ़ोनों का केरल के मध्य आय के व्यक्तियों में वितरित मोबाइल फ़ोनों के साथ का अनुपात पूछा गया दोस्तों। इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, अनुपात निकालना है दोस्तों। इन क्वेश्चंस में ज़्यादा मेथड या फार्मूलाज यूज़, अगर आपको इनकी छोटी छोटी ट्रिक्स आती हैं तो ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में भी आ जाएंगे। बस क्वेश्चन को पढ़ते समय दोस्तों अच्छे से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, क्योंकि कई बार लोग हड़बड़ी में क्वेश्चन सही से समझ नहीं पाते हैं। पढ़ने में अगर गलती हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपने कितनी भी प्रैक्टिस की। तो दोस्तों इसमें पूछा गया, बिहार के निम्न आय के व्यक्तियों में वितरित मोबाइल फ़ोनों का केरल के मध्य आय के व्यक्तियों में वितरित मोबाइल फ़ोनों के साथ अनुपात कितना है। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमको लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले बिहार के निम्न आय के व्यक्तियों
का वितरित मोबाइल। तो सबसे पहले हम लोग बिहार के निम्न आय के व्यक्ति देखते हैं कितने हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें 3 श्रेणियों में लोग दिए गए हैं और एक श्रेणी में संख्या नहीं दी गई। दोस्तों ये सिर्फ हम लोगों की कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। आपको इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इन तीनों की श्रेणियों को मिला के टोटल ये 100% होंगे अपने आप में, उच्च श्रेणी, मध्य और निम्न। इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 100% ही तो होगा। तो अगर 2 श्रेणियाँ दी गई हैं 32 और 12, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा। तो 100 में 44 को घटाएंगे तो हमारा 56% आ जाएगा। तो हमारी जो निम्न आय है बिहार की वो 56 आ जाएगी। तो अगर हम 3.4 जो टोटल है इसका वितरित मोबाइल फ़ोनों की संख्या है, इसका हम लोग 56% निकालेंगे तो हमारी जो बिहार की निम्न आय है वो निकल के आ जाएगी दोस्तों। सेम हमको दोस्तों ऐसे ही करना है केरल के साथ। केरल में पूछा गया है मध्य का, तो केरल में मध्य का नहीं दिया गया दोस्तों। तो 60 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 75। तो टोटल कितना बचेगा हमारे पास? 25 बचेगा। तो 25% निकाल लेंगे 4.7 का। बस इन दोनों संख्या को आपस में अनुपात में रख देंगे दोस्तों, हमारी संख्या, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही जो भी क्वेश्चन दोस्तों बोलता जाए, हमें लाइन बाय लाइन फॉलो करते जाना, हमारा आंसर हमारे सामने होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व केरल में उच्च आय वाले व्यक्तियों में वितरित मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या और हरियाणा, पंजाब व केरल में मध्य आय वाले व्यक्तियों में वितरित मोबाइल फ़ोनों की कुल संख्या के बीच में कितना अंतर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस सारणी को अच्छे से समझ लेना। जैसे मैंने बताया कि उसमें जो कुछ कॉलम है वो खाली छोड़ दिए जाते हैं, तो उनको देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, बस ठंडे दिमाग से देखना है। आप खुद समझ जाएंगे कि कहाँ पे नंबर, और नंबर मिसिंग करने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपकी जो कैलकुलेशन है उसको वो लोग बढ़ा के, कई बार बच्चों की अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस नहीं होती है तो बच्चे उसको देख के इतना हड़बड़ा जाते हैं कि वो क्वेश्चन, जो 5 बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो इसीलिए अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं तो इससे आप लोग ये चीज़ समझ लें कि अगर कोई भी नंबर मिसिंग है तो उसको कैसे निकालना है और कैसे सॉल्व करना है। ये आप लोग, मतलब मैं इसमें लिख के नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को जितना मैं बोल के समझा सकती हूँ उतना मैं समझाती हूँ। मुझे लगता है आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ भी जाती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे यूपी, एमपी, केरल में जो उच्च आय वाले हैं उन व्यक्तियों को मोबाइल की जो फ़ोनों की कुल संख्या है वो ले लेंगे एक साथ। उसके बाद हरियाणा, पंजाब, केरल, इन तीनों की जो मध्य आय की कुल संख्या है उसको ले लेंगे और उन दोनों के बीच अंतर निकाल देना दोस्तों। इन दोनों को आपस में घटा देंगे, हमारा अंतर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा राज्य में उच्च आय वाले व्यक्तियों व निम्न आय वो व्यक्तियों में वितरित प्रतिशत मोबाइल फ़ोनों का अनुपात 2:3 है। तो उसी राज्य में उच्च आय वाले व्यक्तियों में वितरित फ़ोनों की संख्या वहाँ के मध्य आय वाले व्यक्तियों में वितरित फ़ोनों की संख्या से कितनी अधिक है दोस्तों। तो हरियाणा राज्य में उच्च आय वाले और निम्न आय दोनों का वितरित मोबाइल फ़ोनों का अनुपात दिया गया है दोस्तों। तो जो टोटल संख्या दी होगी दोस्तों, उन टोटल संख्या को अनुपात के बराबर कर लेंगे। तो 2 बराबर जो भी उच्च आय वाले, हरियाणा के उच्च आय वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई है और 3 बराबर जो निम्न आय वाली संख्या दी गई है, तो 1 बराबर हमारा आ जाएगा। तो उसी तरह से इसमें जो पूछा गया है उनके सामने हम 1 बराबर रख देंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हरियाणा को छोड़कर शेष सभी राज्यों को मिलाकर वहाँ के निम्न आय वाले व्यक्तियों में मोबाइल फ़ोन का कुल वितरण सभी राज्यों को मिलाकर हुए कुल वितरण का लगभग कितना प्रतिशत है। दोस्तों हरियाणा का छोड़ देंगे, बाकी सारे जो निम्न आय वाले व्यक्ति हैं उनके मोबाइल फ़ोन का कुल वितरण हम लोगों को ऐड करना, उसके बाद वितरण का लगभग कितने प्रतिशत है। तो टोटल जितना है उसका हमें प्रतिशत निकाल लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बताइए। अगर आप लोगों की कैलकुलेशन ठीक ठाक होगी या थोड़ी बहुत मतलब प्रैक्टिस होगी, नहीं भी होगी, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अच्छी है ना, फास्ट है, आपका क्वेश्चन ये 2 मिनट का भी नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारी DI कंप्लीट हो गई। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमें इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में ई अधिगम रणनीतियाँ दी गई हैं, सूची 2 में अर्थ दिए गए हैं दोस्तों।
दोस्तों इस सूची को हम लोग एक साथ देख लेते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट मैच होगा। इसके बाद लिस्ट 1 को 2 से डायरेक्ट हम लोग इसमें जैसे पॉडकास्ट है द डिजिटल ऑडियो और वीडियो फाइल्स कंटेनिंग मीनिंगफुल कंटेंट फॉर लर्निंग। उसके बाद ब्लॉग्स दिए गए हैं द पर्सनल वेबसाइट्स दैट कंटेन contents organized like a journal or diary. Wiki, the open dynamic website with collaboratively constructed knowledge, information, and resources which are freely available on internet. अगला है वेब कास्टिंग द dissemination or of recorded और लाइव कंटेंट ओवर द इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आदर्श मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं? तो ए दिया गया है व्यापकता, बी है वैधता, सी है विश्वसनीयता, डी है विषय निष्ठता। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी होगा, केवल ए बी सी। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में आदर्श मूल्यांकन निम्न है, विश्वसनीयता, वैधता, व्यापकता। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, स्वयं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन। दोस्तों जिन लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो किया होगा, देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा एक चीज़ कि कुछ क्वेश्चन इतने कॉमन है कि लगभग सभी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जैसे कि ये जो स्वयं टॉपिक है, ये स्वयं है जो ये लगभग मुझे लगता है 5 से 6 सेट में हम लोग ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर चुके हैं दोस्तों। तो इससे ये होता है कि जितने भी हम लोग आगे पढ़ते जा रहे हैं तो हमारे काफ़ी क्वेश्चंस तो डायरेक्ट रिपीट हो ही जाते हैं दोस्तों। स्वयं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए है स्वयं 3 प्रमुख सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए अभिकल्पित है, बी है स्वयं 9वीं कक्षा से स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों को संचालित करता है, सी है स्वयं विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करता है व डिग्रियां प्रदान करता है, ई कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान और समय पर इसका अधिगम कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए बी डी। स्वयं एक एकीकृत मंच है जो 9 से 12वीं से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। स्वयं 3 प्रमुख सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए अभिकल्पित है, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर इसका अभिगम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता शिक्षा के अधिगम केंद्रित उपागम से संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परियोजना विधि के निम्नलिखित कदमों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए है परियोजना का उद्देश्य, बी है स्थिति प्रदान करना, सी है परियोजना कार्यान्वयन, डी है परियोजना का नियोजन, ई है परियोजना का अभिलेखन या रिकॉर्डिंग। दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी ए डी सी एफ ई। स्थिति प्रदान करना, परियोजना का उद्देश्य, परियोजना का नियोजन, परियोजना का कार्यान्वयन, परियोजना का मूल्यांकन और परियोजना का अभिलेखन या रिकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे सामाजिक शोध में निम्नलिखित में से कौन से चरों को प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, गैर छलयोजन योग्य। अगला क्वेश्चन है, पैनल अध्ययन का निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, एट्रिशन या क्षयण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि उत्तरदाताओं को एक प्रश्नावली के उत्तर का एक विकल्प दिया जाता है, उदाहरण डाक से प्रश्नावली के साथ वेब सर्वेक्षण द्वारा उत्तर देने का विकल्प हो, तो इसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा, इसका सही ऑप्शन डी होगा, मिश्रित तरीके का सर्वेक्षण। यदि उत्तरदाताओं को एक प्रश्नावली के उत्तर का एक विकल्प दिया जाता है, उदाहरण डाक से प्रश्नावली के साथ वेब सर्वेक्षण द्वारा उत्तर देने का विकल्प हो, तो इसे मिश्रित तरीके का सर्वेक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शोध के निम्नलिखित में से कौन से अलाभ हैं? ए है ऑनलाइन शोध महंगा है, बी प्रतिदर्श लघु और विषम हो सकते हैं, सी इसमें संप्रेषण का अत्यधिक परिमाण हो सकता है, और डी है प्रौद्योगिकीय मुद्दे असंगतियों
का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ई है ऑनलाइन प्रतिभागी अनम्य होते हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा बी, केवल बी, सी, डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कथन वाला। इसमें 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा कथन सही है दोस्तों और कौन सा कथन गलत है। तो कथन पहला है गुणवत्ता परक दत्त या डेटा विश्लेषण को मात्र परक दत्त के संहिताबद्ध प्रदर्शनों द्वारा अभिसामित किया जाता है। और कथन दूसरा है दोस्तों गुणवत्ता परक दत्त विश्लेषण में अनेक उपागम हैं जिसमें आधार सिद्धांत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला असत्य है लेकिन कथन दूसरा जो है वो सत्य है। चलिए पहला कथन देख लेते हैं। गुणवत्ता परक दत्त डेटा विश्लेषण को मात्र परक दत्त के संहिताबद्ध प्रदर्शनों द्वारा अभिसामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार आंतरिक और बाह्य संप्रेषण दोनों का परम लक्ष्य क्या है। ए है सामाजिक परिस्थिति को प्राप्त करना, बी राजनीतिक शक्ति को हथियाना, सी आत्मसिद्धि और डी है धन संपत्ति का संचय। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा आत्मसिद्धि। अगला क्वेश्चन है चाणक्य के अनुसार संप्रेषण का प्रवाह किससे होता है। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा शक्ति केंद्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों संप्रेषण के माध्यमों की गहन जांच पड़ताल का किस रूप में वर्णन किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा मीडिया विश्लेषण। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण के बारे में मानवीय उपागम क्या क्या मानता है। ए है व्यवहार सहजात होता है, बी है व्यवहार मनगढ़ंत होता है, सी व्यवहार परिवर्तन आंतरिक स्वर से उद्भूत होते हैं, डी है व्यवहारगत परिवर्तन के लिए पारितोषिक दंड तकनीक क्षणभंगुर होती है, और ई है संप्रेषणात्मक तकनीकें व्यवहारगत परिवर्तन के लिए केवल अर्धभाषाई संदेशों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा केवल ए, सी, डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है दोस्तों संप्रेषण के संदर्भ में एक बेहतर संस्कृति के प्रबल हित अल्पसंख्यक आग्राहकों की छवि का निर्माण करेंगे। कथन दूसरा है टेलीविजन के माध्यम को प्रायः एक नए धर्म के रूप में माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों ए। पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैथ से है और दोस्तों मेरा भी एग्ज़ाम हो चुका है। मेरा हिस्ट्री से मेरा पेपर 2 हिस्ट्री है। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ के जानी है जिनका अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। प्रतिशत ज़रूर पढ़ना है और माध्य विचलन एक टॉपिक है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और प्रतिशत देख लीजिएगा क्योंकि जो हमारी DI भी है उसमें एवरेज और प्रतिशत से ही क्वेश्चन ज़्यादातर फंसते हैं। और कोशिश करिएगा दोस्तों जितने भी PYQs अभी तक मैंने कराए हैं तो उसमें जो जितनी भी DI हैं उन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि DI तो 100% आनी ही आनी है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके दोस्तों डन हो जाते हैं। और ये जो बेसिक क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ के हैं अगर आपकी थोड़ी बहुत मैथ अच्छी है तो कम से कम पैसेज के 5 DI के 5 और 5 से 10 क्वेश्चन तो यही हो जाते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन अगर कवर हो जाते हैं तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन दोस्तों हो जाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5% साधारण ब्याज की दर से जमा की गई कोई धनराशि 4 वर्षों में 1512 रुपये हो जाती है तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वही धनराशि 2.5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। दोस्तों इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने बताया था PRT/100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। इससे आपका बस पूरा आंसर आपका निकल आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये हमारा रीजनिंग से दिया गया। अगर इस टाइप का दोस्तों नंबरिंग वाले क्वेश्चन होंगे तो आप एक दूसरे जो जितने एक सीरीज़ में नंबर दिए गए हैं दोस्तों आप इन नंबरों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए इसके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। इनमें छोटी छोटी ट्रिक्स लगती हैं। अगर उन ट्रिक्स को आप पकड़ लेते हैं तो रीजनिंग के ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं दोस्तों। जैसे कि इसमें आप लोग ट्रिक देख लेंगे कि क्या लग रही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जैसे एक ये एवरेज वाला क्वेश्चन है दोस्तों। 6 सदस्यों वाले किसी परिवार का औसत वजन दिया गया है दोस्तों। अगर किन्हीं संख्या का औसत दिया गया है दोस्तों और आपको पूरी संख्या निकालनी है तो उस संख्या से दोस्तों गुणा कर देंगे। जैसे 6 सदस्यों का परिवार औसत 30 है, तो 6 का गुणा 30 से करेंगे तो 180, यानी 6 सदस्यों का जो टोटल वजन है दोस्तों वो 180 किलो हो जाएगा। ठीक है। यदि परिवार के मुखिया का शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, इसमें परिवार का मुखिया नहीं है, तो परिवार के शेष सदस्यों का औसत वजन पूर्व के औसत से 5 किलो कम हो जाता है, तो परिवार के मुखिया का वजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर इसमें मुखिया भी ऐड होते हैं तो दोस्तों अगर इससे मुखिया को हटा दिया जाएगा तो हमारे पास टोटल सदस्य कितने बचेंगे, 5, और औसत से 5 किलो कम हो जाता। औसत हमारा कितना है दोस्तों, 30 है, और एक मुखिया भी कम हो गया तो सदस्य भी हमारे पास 5 बचे, तो अब 25 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125। अभी हमारा टोटल कितना है, 125, और पहले टोटल जब मुखिया भी ऐड था तब हमारा कितना था, 180। तो 180 में दोस्तों अगर 125 को हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा जो टोटल मुखिया का वजन है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हमारा रीजनिंग से है। इसमें जो नॉर्मल एक वो वाली लग जाती है। यदि किसी कूट भाषा में BLACK को इस नंबरिंग से दर्शाया गया है, इस रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उसी भाषा में WHITE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। दोस्तों जो ट्रिक इसमें लगेगी वही ट्रिक से हमारा जो अगला नंबर दिया गया है उसका आंसर भी निकल आएगा दोस्तों। जैसे कि ब्लैक को इस नंबरिंग से दर्शाया गया दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें ये ट्रिक लग रही है, तो हमारा जो अगला वाला नंबर है वो भी इसी ट्रिक से निकल आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 7 की वृद्धि हो जाती है तब भिन्न कितनी है, 2/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है दोस्तों। तो मूल भिन्न 3/8 दी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आपको बास्केटबॉल की टीम में चयनित होने के लिए प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले मेरे चाचा का कहना है कि आप में एक वास्तविक संभाव्यता है। उपयुक्त युक्ति में तार्किक दोष की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुपयुक्त प्राधिकार आग्रह। अनुप्रयुक्त प्राधिकार आग्रह व तार्किक दोष है जिसमें किसी विषय पर किसी प्राधिकरण द्वारा किए गए दावे को अपने स्वयं के दावे का समर्थन करने के लिए सबूत के रूप में उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तरह से संबंधित हैं कि यदि उनमें से एक सत्य होता है तो दूसरा आवश्यक रूप से असत्य एवं इसके विपरीत होना चाहिए दोस्तों। तो इसमें ए है, सभी मनुष्य नश्वर होते हैं, बी कुछ मनुष्य नश्वर होते हैं, सी कुछ मनुष्य नश्वर नहीं होते हैं, डी कोई भी मनुष्य नश्वर नहीं है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा, केवल ए और सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तार्किक रूप से इस कथन के समतुल्य है, कोई भी पादप हत्यारा नहीं होता है। तो ए दिया गया है, कोई भी पादप गैर हत्यारा नहीं होता है, बी कोई भी हत्यारा पादप नहीं होता है, सी है सभी गैर हत्यारे गैर पादप होते हैं, डी कुछ गैर पादप नहीं होते हैं। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा, कोई भी हत्यारा पादप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं इस पर किंचित विश्वास नहीं कर सकता, श्री सुरेश हत्या का दोषी नहीं हो सकता क्योंकि सुरेश किसी भी स्थिति में किसी को मार नहीं सकता। उपयुक्त युक्ति में कौन सा तर्क दोष है। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, आत्माश्रय दोष। मैं इस पर किंचित विश्वास नहीं कर सकता, श्री सुरेश हत्या का दोषी नहीं हो सकता क्योंकि सुरेश किसी भी स्थिति में किसी को मार नहीं सकता। इसमें आत्माश्रय तर्क दोष है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय तर्क मत के अनुसार दो वस्तुओं मध्य अपरिवर्तनीय सहगामिता के पूर्व ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान को क्या कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही है, अनुमान। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर का चिप व वीडियो भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक चित्र का औसत आकार 8
MB व प्रत्येक वीडियो का औसत आकार 400 MB है। 800 चित्रों व 80 वीडियो के भंडारण के लिए निम्न में से कितनी मेमोरी गीगाबाइट में या GB में की आवश्यकता होगी? 1 KB बराबर कितना होता है दोस्तों? 1024 बाइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। और इसको मैथ की तरह दोस्त थोड़ा सा मैथ की ट्रिक्स लगेंगी इसमें, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लग जाएगी, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 के आसपास निम्नलिखित में से किसने भंडारित प्रोग्राम कंप्यूटर के विचार को विकसित किया था? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन वॉन न्यूमैन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार प्रणाली व्यक्तियों के एक समूह को संबंधित पाठ के या अधिक पृष्ठों को प्रविष्ट, आशोधित व योगदान करने की अनुमति देकर साझा करने व सहकार के साधन प्रदान कराती हैं? तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विकी। विकी संचार की वह प्रणाली है जो व्यक्तियों के एक समूह को संबंधित पाठ के एक या अधिक पृष्ठों को प्रविष्ट, आशोधित व योगदान करने की अनुमति देकर साझा करने व सहकार के साधन प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन पहला है, EEPROM का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिकली एक्सटेंडेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और कथन दूसरा है, मेमोरी के अन्य प्रकारों की अपेक्षा रैम लिखने अथवा पढ़ने में कहीं अधिक तीव्र होता है, परंतु गैर अस्थायीपन इसकी एक प्रमुख कमी है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी होगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही असत्य हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। पहला कथन है दोस्तों, EEPROM पूरी तरह से मिटाने योग्य प्रोग्राम योग्य रीड ओनली मेमोरी है, एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी जो पावर की आपूर्ति बंद होने पर अपना करंट नहीं खोता है और जिसे मिटाया या पुनः उपयोग किया जा सकता है। कथन दूसरा है, मेमोरी के अन्य प्रकारों की अपेक्षा रैम लिखने अथवा पढ़ने में कहीं अधिक तीव्र होता है, परंतु अस्थायीपन इसकी एक प्रमुख कमी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईमेल एड्रेस स्पूफिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं दोस्तों? तो ए है, ईमेल एड्रेस स्पूफिंग का अर्थ है दूसरे स्टाफ को ईमेल की प्रति भेजना। बी है, ईमेल एड्रेस स्पूफिंग का प्रयोग चोरी के लिए किया जाता है या हैकिंग। सी, ईमेल एड्रेस स्पूफिंग ईमेल शीर्ष अथवा प्रेषक सूचना की जालसाजी होती है। डी है, ईमेल एड्रेस स्पूफिंग अन्य स्टाफ सदस्यों को मजाकिया ईमेल भेजना होती है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी होगा, केवल बी और सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित जीवाणुविक बीमारियां हैं? दोस्तों मेरे पेपर में भी एक रोग जरूर पूछा जाता है, मतलब एक पूछा गया था नॉर्मली, और इसमें भी हम लोगों ने देखा है कि एक शायद बायो से या रोग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन डन हो जाता है दोस्तों। ए दिया गया है हैजा, बी हेपेटाइटिस, सी है आंतज्वर, डी है सिस्टोसोमियासिस, ई है पेचिस। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है दोस्तों, केवल ए, सी, ई। हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पेचिस, डर्मेटाइटिस, हेपोआइटिस, ये जल जनित जीवाणुविक बीमारियां हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा कारण या रीजन के रूप में है। तो अभिकथन है, सतह या धरातल संस्तरों के नीचे उपमृदा में सामान्यतया निम्न स्तर पर कार्बनिक मात्रा और खनिज कणों का उच्च संकेंद्रण पाया जाता है। और कारण दिया गया है, उपमृदा सामान्यतः अपक्षयित चट्टान खंडों से निर्मित होती है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों होगा ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय वायु विलय एरोसेल है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सल्फेट कण। द्वितीयक वायु विलय में यौगिक का मिश्रण होता है, इसके मुख्य घटक सल्फेट और नाइट्रेट हैं। अगला क्वेश्चन है, संकटमयी अपशिष्ट तरल या ठोस होता है जिसमें समाविष्ट पदार्थों को किस रूप में जाना जाता है? ए है, केवल उच्च खुराक लेने पर मानव और पशुओं के लिए घातक होते हैं।
बी है मानव के लिए विषाक्त, कैंसरजनक या उत्परिवर्तजनी होते हैं। सी है 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर भी ज्वलनशील होते हैं। डी है अनभिक्रियाशील या संक्षारक। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल BCE। संकटमयी अपशिष्ट तरल व ठोस होता है जिसमें समाविष्ट पदार्थों को निम्न रूप में जाना जाता है। मानव के लिए विषाक्त, कैंसरजनक या परिवर्तजनी होते हैं और 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर भी ज्वलनशील होते हैं, संक्षारक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सुपोषणी झील ए दिया गया है पोषक तत्वों से समृद्ध होती है। बी है में अल्प जैविक पदार्थ होते हैं। सी में उच्च शैवालीय प्रस्फुटन होता है। डी दिया गया है विलीन ऑक्सीजन में समृद्ध होती है। ई मछली की उत्तरजीविता और अन्य जलीय जीवन में कोई समस्या नहीं होती। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पर बल दिया गया है दोस्तों? तो इसका सही ऑप्शन ए है विषय विशिष्ट नियामक, विषय विशिष्ट नियामक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से सुशासन की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? ए दिया गया है यह सर्वसम्मति उन्मुखी होता है। बी है यह जवाबदेह या उत्तरदायी होता है। सी है यह पारदर्शी होता है। डी है यह समावेशी होता है। ई या निरंकुश होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ए बी डी। दोस्तों सुशासन की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, यह सर्वसम्मति उन्मुख होता है, यह जवाबदेह होता है, यह समावेशी होता है, यह पारदर्शी होता है, यह जवाबदेही होता है और कानून के शासन पर आधारित होता है। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोठारी आयोग की कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं थी। ए है प्रमुख विश्वविद्यालयों में उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना। बी है संबद्ध महाविद्यालयों की प्रणाली का उन्मूलन। सी सतत मूल्यांकन प्रणाली का उन्मूलन और डी है छल प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना। ई व्याख्यान की गुणवत्ता व विषय वस्तु में सुधार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी होगा, केवल ADE। कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये सन भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में। और कोठारी आयोग के कुछ महत्वपूर्ण सुझाव क्या थे? प्रमुख विश्वविद्यालय में उन्नत अध्ययन केंद्रों की स्थापना, 6 प्रमुख विश्वविद्यालय की स्थापना और व्याख्यान की गुणवत्ता व विषय वस्तु में सुधार। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में उच्च स्तरीय शिक्षा आधारित थी। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, विशेषीकृत पाठ्यचर्या पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, NAAC द्वारा गुणवत्ता के आकलन हेतु अनुपालन किया जाने वाला मानदंड निम्नलिखित में से कौन से नहीं हैं या हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसका ए दिया गया है शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन। बी है परामर्श, कार्य और प्रसार। सी है अवसंरचना एवं अधिगम संसाधन। डी है शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति। ई है शासन एवं नेतृत्व। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए दिया गया है, केवल डी। NAAC द्वारा गुणवत्ता के आकलन हेतु अनुपालन किया जाने वाला मानदंड निम्न है: शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन, परामर्श, कार्य और प्रसार, अवसंरचना एवं अधिगम संसाधन और शासन एवं नेतृत्व। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है वो पैसेज या गद्यांश पर आधारित होते हैं। दोस्तों ये गद्यांश या क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता होता है कि किस टाइप के गद्यांश पूछे जा सकते हो और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं गद्यांश से। तो दोस्तों मैं गद्यांश पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन आपको स्क्रीन पूरा दिखा देती हूँ और उसके क्वेश्चन और आंसर पढ़ देती हूँ दोस्तों।
चलिए दोस्तों, पहला देख लेते हैं। पहले में कथन दिया गया है। कथन पहला है, महामारी काल के पश्चात भारत और विदेश दोनों में वस्तुओं की मांग में उछाल आई है। और कथन दूसरा है, कोविड 19 महामारी चीन में अभी भी समाप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी होगा। कथन पहला असत्य लेकिन दूसरा सत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के संदर्भ में आरबीआई द्वारा चालू खाता घाटे के किस स्तर को सुरक्षित समझा जाता है? दोस्तों दूसरा कथन है, लेखक के अनुसार आगे वर्ष 2022-23 तक चालू खाता घाटा के बढ़ जाने की संभावना है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी होगा। कथन पहला असत्य लेकिन दूसरा सत्य है। दोस्तों इस पैसेज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में चालू खाता घाटे में वृद्धि कारण हो रही है। ए है भारत में आयात में वृद्धि, बी भारत में निर्यात में वृद्धि, सी है विदेशी पूंजी आगम में वृद्धि, डी है भारत में निर्यात में गिरावट। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा, केवल ए और डी। दोस्तों ये सेट हमारा यहीं से समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगले सेट में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए सब लोग अपनी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द बेस्ट।